आपसे पता नहीं है, सुबह से किसी ने पूछा नहीं कि कैसे कोई रिकॉर्डिंग लगा सकते हैं? एक को मुझे तो बोला था नहीं शायद वो रिकॉर्डिंग नहीं मिले शायद। या अभी आप 1:15 के बाद कॉल करें, ये तो ज्वाइनिंग में शुरू हो। यहाँ पर कोई पार्टिसिपेंट आ गया चैट अटेंडेंस तो नहीं है ना? नहीं, अटेंडेंस नहीं वाले उनको जो काम करेंगे सभी शेयर होगा। चैम्बर भी क्या है ना वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? एक बात बताइए भाई, किसी ने अगर वहाँ से बोलना हो तो क्या करें? वहाँ से वो बोलेंगे तो आप उनको अनम्यूट करेंगे। पार्टिसिपेंट का नाम तो उसको वो आपको जो बोलेंगे ना अलाउड टू टॉक करेंगे, यहाँ से उनको अनम्यूट करने के वो उनके बाद क्या आपको जिसमें भी जिसको भी कोई क्वेरी करनी हो तो वो रेज हैंड करेगा, और रेज हैंड करके जब मुझे पूछेगा तो मैं उसको अलाउ करूँगा, ठीक है? ये जैन अंसारी चैट में, अगर हो सके तो चैट में जिसको सवाल करना वो पूछ ले, तो मैं उसको फिर यहाँ से ढूंढ के
we'll start off with the revision first. थोड़ा सा रिवाइज कर लें, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से डिफरेंस चल रहा है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक वेयर हाउसिंग एंड गूगल पे। बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है, एक आध लोग हैं, तो उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमारा सेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम रिवीजन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, हमने पहले डिस्कशन हमारी पहले डिस्कशन हो चुकी थी कि हम रिव्यू स्लाइड को मोहम्मद खालिद आप कुछ बात खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ नहीं आ रही आपकी? सर बैकग्राउंड में ना थोड़ा सा इको आ रहा है और बाकी लोग की आवाज़ की वजह से ना सुनने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। अब बेटर है? जी सर, अब थोड़ा बेटर है सर। हाँ जी, हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था? सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ना चाहते थे? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था कि सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फुलफिलिंग द कस्टमर। हमारा बेसिक। हाँ जुनेद बोलो। जुनेद बोलो। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि अब सर दोबारा से सप्लाई चेन दोबारा से पढ़ा रहा है? मतलब ये तो फर्स्ट लेक्चर में था। सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ 10 मिनट, उसके बाद हम अपने आज के कंटेंट पे चले जाएंगे। ठीक है, सही सही। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन कर ले ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। हाँ जी, सप्लाई चेन हमने क्यों पढ़ना स्टार्ट किया था? सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग अ कस्टमर रिक्वेस्ट। सर हाँ जी, सप्लाई चेन की अर्थ क्या था कि सारे वो फंक्शंस जो कि आपके अब यहाँ तो ऐसी फोकस है, आवाज़ मुझे पता है बहुत सारी आ रही है। तो सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट आप लोगों को आवाज़ आ रही है? पहले मुझे जी मुनीबा बोलिए। सर पीछे से इन लोगों की बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, जो पीछे लोग बोल रहे हैं। सर तब स्टूडेंट्स कह रहे हैं काफी डिस्ट्रैक्शन हो रही है आवाज में। ऐसा नहीं हो सकता कोई क्लास मिल जाए? सर अभी तो काम कर लीजिए सर, यहीं पर मैं अपना लैपटॉप ले आता हूँ, कोई क्लास मिल जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, शोर बहुत।
तो अभी वो उनका सर हम बात कर रहे थे, हम थोड़ा स्लो कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास में मिल सकते थे। क्लास सर अभी तक सर ने कुछ तरह का ऑर्डर, व्हाइट बोर्ड तो मिल रहा है ना वहाँ पे, व्हाइट बोर्ड ये आप व्हाइट बोर्ड में लिखना है नहीं, अगर कोई क्लास मिल जाए ना तो मेरा शोर मिलेगा, बाकी तो ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ सर वहाँ पे, असल में आपकी इस आईडी से लॉगिन कराया है, मैं पूछ लेता हूँ सर, चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी ठीक है। जी जैब साहब बताइए। सर सर पीछे से डिस्टरबेंस नहीं है लेकिन आवाज काफी स्लो है। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से हम स्टार्ट करें आप, ठीक है। ओके सर। जी काम ना, ओके सर सही है आवाज। ओके। ठीक है सर, आप थोड़ा सा लाउड बोले, बाकी सब हो। हमारा स्टार्ट हुआ था लेक्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, तो हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ा था। क्या स्टार्ट किया था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट किया था कि सप्लाई चेन इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फुलफिलिंग अ कस्टमर रिक्वेस्ट। इसके बाद हमने कहा था कि सप्लाई चेन इज कंसिस्ट ऑफ ऑल फंक्शन इन्वॉल्व इन रिसीविंग एंड फुलफिलिंग अ कस्टमर रिक्वेस्ट। हमने इसके बाद कुछ डिटर्जेंट की सप्लाई चेन पढ़ी थी, फिर हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन डिस्कस किए थे, और हमने सप्लाई चेन साइकिल डिस्कस किया था। सप्लाई चेन साइकिल कैसे स्टार्ट हुआ, लॉजिकल पॉइंट क्या था उसके स्टार्ट का। लॉजिकल पॉइंट था कि हमें किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने से पहले हमें उसका लेवल ऑफ डिमांड पता करना, ठीक है। तो सप्लाई चेन साइकिल स्टार्ट हुआ था मार्केटिंग पे, फिर हमने उसका अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था। प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद हमने उसके सप्लायर्स इंटरेक्ट किए थे, फिर मैन्युफैक्चरिंग, देन लॉजिस्टिक्स, देन कस्टमर एंड देन रिवर्स लॉजिस्टिक्स। और हमने इसमें कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेटा एंड फीडबैक, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन क्या था कि वी हैव टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल वैल्यू क्रिएटेड। इसमें दो तरह की वैल्यूज थी, एक थी सप्लाई चेन वैल्यू और दूसरी थी सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी और सप्लाई चेन प्रॉफिट। सप्लाई चेन वैल्यू क्या थी कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या वर्थ है और कस्टमर्स उसके अगेंस्ट हमें क्या पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी कि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो, और उसके पास ओवरऑल कॉस्ट जो लगी है सप्लाई चेन में उसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन क्या था, जो हमने बार बार डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव सप्लाई चेन था कि हमें वैल्यू क्रिएट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की थी पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। तो हमने अचीव क्या करना था, हमें अचीव करना था राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस एट द राइट स्टोर इन द राइट क्वांटिटी टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम। ये सारे ऑब्जेक्टिव जिस पॉइंट पे अचीव हो जाए वहाँ हमारी सप्लाई चेन बेटर आउट हो जाएगी। जी जुनैद। जी जुनैद बोलें। जुनैद साहब। अच्छा, फिर हमने बात की थी स्ट्रेटजीज ऑफ सप्लाई चेन। तो हमारे पास 5 जेनेरिक स्ट्रेटजीज थी, जिनको हम 5 कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज भी कहेंगे, 5 जेनेरिक स्ट्रेटजीज भी कहेंगे। इसमें हमें से 2 चीज़ें डिस्कस करनी थी। हमारी 2 चीज़ें फॉर डिस्कशन क्या थी कि सबसे पहले तो हम या तो कॉस्ट पे बात कर सकते हैं या डिफरेंशिएशन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट पे जब हम बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे लो कॉस्ट प्रोवाइडर। हम अपने प्रोडक्ट की सबसे कम कॉस्ट अपने कस्टमर को कैसे दे सकते हैं, ये लो कॉस्ट प्रोवाइडर था।
अच्छा, लो कॉस्ट में हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऐड कर देंगे। हमने एग्जांपल इसमें क्या डिस्कस की थी कि 100 ग्राम का पैक दोनों में देना है, तो लो कॉस्ट प्रोवाइडर कौन होगा, जो 100 ग्राम पे 10 ग्राम या 20 ग्राम एक्स्ट्रा दे देगा, ठीक है, सेम वैल्यू पे बट बेटर चीज़ों पे, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी ब्रॉड डिफरेंशिएशन, कि हम अपने प्रोडक्ट के अंदर इतनी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दें कि हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में कोई कंपटीशन ही ना आए। इसके बाद हमने फोकस लो कॉस्ट की बात की थी, कि आप किसी एक एलिमेंट पे काम करके लोवेस्ट कॉस्ट पे बात करते हैं। जी मुनीबा। सर ब्रॉड डिफरेंशिएशन में हम नीश मार्केट की बात कर रहे हैं। नीश मार्केट की भी बात कर सकते हैं, हम ये भी बात कर सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट के अंदर इतना डिफरेंस क्रिएट कर दें कि हमारे प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन ही ना रहे। अच्छा रोल्स रॉयस की हमने इसमें एग्जांपल डिस्कस की, ठीक है, ओके। ठीक है। और फिर फोकस लो कॉस्ट का हम किसी एक एलिमेंट पर अपने प्रोडक्ट के काम करते हैं और वहाँ पर उससे मैक्सिमम लो कॉस्ट अचीव करने की कोशिश करते हैं। और फोकस डिफरेंशिएशन, इसमें हमने एग्जांपल डिस्कस की थी एरियल हैंड वॉश वर्सेस एरियल मशीन, ठीक है। और आखिर में आपकी बात होती है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, कि हम अपने प्रोडक्ट से बेस्ट कॉस्ट कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें क्यों थी, ये सब बातें इसलिए थी कि हमें अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करना था, और कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी से ड्राइव करनी थी, ठीक है। हमने ड्राइवर्स की बात की थी, हमारे पास ड्राइवर्स से फैसिलिटीज, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, सोर्सिंग एंड प्राइसिंग। फैसिलिटीज हम किसको कह रहे थे, जी फैसल साहब। जी फैसल साहब कहिए। फैसल साहब आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आप मैसेज कर दें जो भी आपका सवाल था, ठीक है। अच्छा, फैसिलिटीज हम किस पार्ट को कहते हैं सप्लाई चेन में, फैसिलिटीज उस पार्ट को कहते हैं सप्लाई चेन में कि जहां भी हम कोई भी इन्वेंट्री रख सकते हैं, कोई भी इन्वेंट्री, तो वो फैसिलिटी कहलाता है। जी निदा कहिए। जी मोहित साहब सिर्फ कहिए। सिर्फ फैसिलिटी क्या हम वेयर हाउसिंग को कह रहे हैं? फैसिलिटीज हम हर उस पॉइंट को कह रहे हैं जहां भी इन्वेंट्री है। वेयर हाउसिंग भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, लॉजिस्टिक्स का कोई भी पार्ट हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है। जी नेता कहिए। सर इसमें हम हमारे पास जो दो कैटेगरीज है लॉजिस्टिकल ड्राइवर्स में और ये जो क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स है, इसमें एफिशिएंसी और रिस्पांसिवनेस दोनों में हम चेक करते हैं कि एफिशिएंसी और नहीं नहीं नहीं, रिस्पांसिवनेस। इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम रिस्पॉन्सिवनेस किसको कह रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिवनेस को कह रहे हैं कि इन तीन ड्राइवर्स से ना हम रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर रहे हैं, ठीक है। और ओके बाकी तीन ड्राइवर जो है ना वो हमें रिस्पॉन्सिवनेस में कोई हेल्प नहीं कर रहे, दे आर बेसिकली वर्किंग टू अचीव एफिशिएंसी, ठीक है। इसीलिए हम इन तीन को लॉजिस्टिकल ड्राइवर कह रहे हैं और बाकी तीन को क्रॉस फंक्शनल। अच्छा, क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर हम एक और वजह से भी कह रहे हैं कि इन तीनों के लिए हमें क्रॉस फंक्शनल टीम का टाइमली अवेलेबल होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ स्ट्रेटेजी और डिज़ाइन की बात की थी, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमें ये समझना था कि बेसिकली हम स्ट्रेटेजिक फिट कहाँ अचीव करते हैं, स्ट्रेटेजिक फिट कैसे अचीव करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक फिट ये था कि हमारी बिजनेस या कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी हमारे सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी को कंपेल करें, ये हमारा जोन ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट कहलाता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक फिट क्या था कि हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी या हमारी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी हमारी सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी में अलाइन हो। इसके बाद हमने डिस्कस करना शुरू किया था लॉजिस्टिक्स को। लॉजिस्टिक्स बेसिकली है क्या, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल। इसके अंदर हमें समझना क्या करेगा, सबसे पहले प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग।
क्या? फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल। ये बात समझना जरूरी है कि दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ यूज टू मीट कस्टमर डिमांड एट अ प्रॉफिट। हमें कस्टमर की डिमांड भी अचीव करनी है, ठीक है, प्रॉफिट भी जनरेट करना है, फिजिकल फ्लो भी होना जरूरी है, और इसके अंदर मटेरियल्स भी हो सकते हैं और फिनिश गुड भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी एक सेलफोन की जर्नी की, कि कैसे जो हमें पैकेज सेलफोन मिलता है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक जर्नी कैसे ट्रेवल करता है, ठीक। फिर बात हुई थी ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट मेथोडोलॉजी। ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट मेथोडोलॉजी में हम शिपिंग को बहुत एंड में जाके अकर करते हैं। हम पहले कोट मांगते हैं, कोट के बाद हम वेंडर को सिलेक्ट करते हैं, वेंडर सिलेक्ट करने के बाद हम रेट्स नेगोशिएट करते हैं, फिर ऑर्डर कंफर्म होने के बाद हम शिपिंग की तरफ जाते हैं। इससे नुकसान क्या क्या होते हैं कि आप कॉस्ट नेगोशिएट नहीं कर सकते, कंपेटिटिव कोटिंग नहीं होती, और आप आखिर में आके फंस जाते हैं। हाँ, तूबा, एक मिनट तूबा, यस तूबा बोले। आपको आवाज आ रही है तूबा? आपको मैंने अनम्यूट करने की कोशिश की है। जी तूबा बोले। सर जो लॉजिस्टिक्स में जो आपने जो सारी डिस्कशन की थी वो आप रिवाइज करवा रहे हैं या आप न्यू वो बता रहे हैं ये कि सिर्फ ये तो रिवीजन हो पुरानी रहा है, स्लाइड। रिवीजन हो रहा है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें क्या डिस्कस करना अच्छा ठीक है सर। सर प्लीज थोड़ा सा लाउड, बहुत स्लो वॉइस आ रही है। ओके। फिर हमने बात की थी प्रोक्योरमेंट विद लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में, और जी मुझे चीज़ पूछनी थी कि अगर हम सप्लाई चेन में से लॉजिस्टिक को हटा देंगे तो सप्लाई चेन नहीं होगी, या लॉजिस्टिक होना लाजमी है, पार्ट है उसका? लॉजिस्टिक्स होना लाजमी है, सप्लाई चेन का एक इंटीग्रल पार्ट है, और अगर लॉजिस्टिक्स नहीं होगा, अब सप्लाई चेन का एक एंड तो मेंटेन करोगे, कस्टमर की सर्विस से लेके कस्टमर के ऑर्डर तक तो फुलफिल कर लोगे, लेकिन उसका ऑर्डर उसको पहुंचाना फिर ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सर आप जो लेक्चर दे रहे हो तो पीछे से शोर बहुत आ रहा है, आपको आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। जी बात। हाँ जी, तो अब हम बेसिकली बात करते हैं प्रोक्योरमेंट विद लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। हम ये बात क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही हम वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, वहीं से हमें अपने लॉजिस्टिक्स मैनेजर को इनकॉर्पोरेट कर लेना है, ताकि वो बिडिंग मैनेजिंग सब कर सके, और जब हमारी शिपमेंट रेडी हो तो हमें किसी भी किस्म के नॉन कंप्लायंसेस के बारे में फिक्र न करनी पड़े, ठीक है। फिर एक इंटीग्रल पार्ट है सप्लाई चेन का रिवर्स लॉजिस्टिक्स। आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच गया, अब कस्टमर के पास से अगर उसमें कोई इशू आया है तो हाउ विल यू केटर इट? ये काम करता है हमारे लिए हमारा रिवर्स लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। रिवर्स लॉजिस्टिक्स के अंदर इंटीग्रल पार्ट क्या किया? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से पिक होगा, कैसे पिक होगा, आप तक कैसे पहुंचेगा, आप उसकी सर ये रिवर्स लॉजिस्टिक रिपीट कर दें प्लीज, जो भी आपने लाइन शुरू में बोली थी। ओके, जी अहमद बोले। सर ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरह ही होता है? नहीं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और रिवर्स लॉजिस्टिक्स में फर्क है। रिवर्स लॉजिस्टिक्स बेसिकली है क्या? आपने अपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना लिया, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा दिया, अब वो प्रोडक्ट वापस आना, कस्टमर ने किसी भी वजह से उसको रिटर्न किया है या तो उसकी वारंटी क्लेम की है, तो आप तक वो प्रोडक्ट आएगा कैसे? ये पूरा सिस्टम रिवर्स लॉजिस्टिक्स है। तो हमें रिवर्स लॉजिस्टिक्स के अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो कौन रिट्रीव करेगा, कैसे रिट्रीव करेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, वो आप तक पहुंचेगा कैसे। फिर जब आप उसको रिट्रीव करके सर फर्स्ट वन क्या है? सबसे पहले तो रिट्रीव, कि कौन उसको उठाएगा, कौन उसको पिक करेगा, आप करेंगे, कस्टमर पहुंचाएगा, या आपके कोई थर्ड पार्टी आएगी जो वो काम करेगी, ठीक है।
सबसे पहले तो रिट्रीव, फिर आएगा ट्रांसपोर्ट कि इसको आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है और इसकी कॉस्ट, इसकी सारी जो मैनेजमेंट है वो कौन करेगा। फिर रिसीविंग कि आप इसको अपने कस्टमर एंड पे रिसीव कैसे करोगे, इंस्पेक्ट कैसे करोगे, सॉर्टिंग कैसे करोगे, और सॉर्टिंग करने के बाद आप या तो उसको रीसेल करोगे, रिसाइकिल करोगे, स्क्रैप करोगे या कुछ और करोगे। जी फरमाइए हमारे साथ। नहीं सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन। सर जी अहमद। सर इसकी एग्जांपल हमारी वो सप्लाई चेन ऑफ ब्रेड है, ब्रेड हो सकती है। इसकी एग्जांपल हमारे लिए सबसे आसान तो ये वारंटी क्लेम। जी रीमा, कहिए रीमा। तो सर ब्रेड किस में आती है? ब्रेड भी रिवर्स लॉजिस्टिक्स में आती है, बिल्कुल आती है रिवर्स लॉजिस्टिक्स में ब्रेड भी। जी रीमा फरमाइए, कुछ आप कह रही थी। नहीं सर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं लेआउट्स पे। लेआउट बेसिकली क्या थे? अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट या कोई और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी टू अचीव गुड प्रोडक्शन। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ को किसी जगह पे कैसे रखना है, ये लेआउट कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे कि आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाए, मूवमेंट कम हो जाए, एफिशिएंसी बढ़े। फिर हमने इसमें टाइप्स ऑफ लेआउट डिस्कस किए थे। फिर हम प्रोक्योरमेंट पे आए थे। प्रोक्योरमेंट काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को उसमें कोई क्वेरी हो तो मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा। और इसके बाद इनकोटर्म्स डिस्कस की थी। किसी भी चीज़ में अगर कोई क्वेरी है अगर आप लोगों के पास, तो आप लोग मुझसे पर्सनली उसको डिस्कस कर सकते हैं। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक है आज का हमारा बुलवेप इफेक्ट। सर इनको टर्म्स का मुझे ये पूछना था कि ये थी तो इजी लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग थी, तो अगर इसका लाइक आप क्विज में या पेपर में क्वेश्चन वगैरह देंगे तो किस तरह का कुछ होगा? कंफ्यूजिंग बहुत है ये इनको टर्म्स, आपको दिमाग में नहीं बैठ रही। बेसिकली इनको टर्म समझना है कि अगर किसी चीज़ को मैं CFR पूछ रहा हूँ तो उसका मतलब है कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और इंश्योरेंस कहाँ ट्रांसफर होगा। हमें इनको टर्म में 3 चीज़ें याद रखनी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और इंश्योरेंस। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस चीज़ को कह रहे हैं? हम बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट को, कॉस्ट कहाँ से लेके कहाँ तक की कॉस्ट कौन बेयर करेगा। ठीक है, ओके सर। आज का हमारा पहला टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारी सप्लाई चेन का। इस फिनोमिना से हम लोग जनरली गुजर भी रहे हैं और गुजरते रहते भी। इसका नाम है बुलवेप। एक्सक्यूज मी सर, आपके पीछे ना वॉइस बहुत डिस्टर्ब हो रही है, किसी और के बोलने की आवाज आ रही है। तो एक क्लास में इस लैब में 2 क्लासेस हो रही है, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा देर करना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। सर आप प्लीज थोड़ा सा तेज बोलिएगा। जी जी। हमारा पहला टॉपिक जो आज का डिस्कशन का है उसका नाम है बुलवेप इफेक्ट। ठीक है, इस फिनोमिना से हम रूटीन लाइफ में कई मरतबा गुजर भी रहे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं, गुजरते भी रहते हैं। इसका मतलब क्या है बुलवेप इफेक्ट का? आपकी सप्लाई चेन में ना कुछ की फैक्टर्स हैं। ठीक है, उन की फैक्टर्स को हम क्या क्या कहते हैं? हमारे पास कुछ की फैक्टर्स हैं जिनमें नाम है टाइम, एक सप्लाई ऑफ ऑर्डर डिसीजंस, डिमांड फॉर सप्लाई, लैक ऑफ कम्युनिकेशन या डिसऑर्गेनाइजेशन। ये सारे मसलों से एक फिनोमेना जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं बुलवेप इफेक्ट। कैसे? इसकी एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आजकल हैंड सैनिटाइजर्स के साथ क्या हो रहा है? शॉर्ट हो गए। ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि जिनको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो सप्लाई चेन के अंदर जब टाइम,
सप्लाई ऑफ ऑर्डर डिसीजंस, डिमांड फॉर सप्लाई या लैक ऑफ कम्युनिकेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो उससे एक फिनोमेना जनरेट होता है जिसको हम बुलविप इफेक्ट कहते हैं। अब आपको बुलविप इफेक्ट समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही होगी, तो एक मिनट में इसको कैसे बुलविप इफेक्ट होता क्या है? आपकी सप्लाई चेन में एक कस्टमर है। हमारी सप्लाई चेन बेसिकली है क्या? सप्लायर, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन मेन कस्टमर, ठीक है। तो होता क्या है, कस्टमर ने किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट दी रिटेलर को, ये एक रूटीन रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये एक क्या कहेंगे उसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट थी। वो रिक्वायरमेंट उठ के गई रिटेलर के पास। रिटेलर ने कहा यार ये मेरा एक कस्टमर है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांग रहा है, हो सकता है आगे के कस्टमर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांगे, तो वो होलसेलर को एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आता है, होलसेलर फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर फिर मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर फिर सप्लायर को। ये पूरी सप्लाई चेन में ना एक बबल क्रिएट हो जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं बुलविप इफेक्ट। इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं, इससे हमें कुछ आइडिया होगा कि हम क्या समझना चाह रहे हैं बुलविप को। बेसिकली हमने बुलविप इफेक्ट में क्या देखा कि सप्लायर से लेके कस्टमर तक एक चेन बनी हुई। अब कस्टमर ने एक्स्ट्रा डिमांड दी, सबसे कस्टमर एक्स्ट्रा डिमांड किसको देगा? कस्टमर एक्स्ट्रा डिमांड दे सकता है रिटेलर को। कस्टमर ने एक्स्ट्रा डिमांड दी रिटेलर को, रिटेलर ने उस एक्स्ट्रा डिमांड को चेक नहीं किया कि यार ये वन टाइम एक्स्ट्रा डिमांड है या ये मल्टीपल टाइम रिपीट होगी, और ऑन बेसिस ऑफ अजम्पशन उसने आगे अपने होलसेलर को एक्स्ट्रा डिमांड मोटिवेट कर दी या प्रोवाइड कर दी। उस एक्स्ट्रा डिमांड के बेस पे होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर को एक्स्ट्रा ऑर्डर्स प्लेस कर दी। नतीजा क्या हुआ? पूरी सप्लाई चेन के अंदर इन्वेंट्री आके स्टक हो गई। क्यों? क्योंकि बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो रेपिटेटिव नहीं थी। हाँ, किसी वजह से रेपिटेटिव अगर रिक्वायरमेंट है तो वो बुलविप इफेक्ट नहीं, वो फिर चेंज इन डिमांड या चेंज इन फोरकास्ट है। बट करंट सिनेरियो में कस्टमर से लेके रिटेलर तक, और रिटेलर से लेके होलसेलर तक, होलसेलर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक, और डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एंड सप्लायर तक, ये सारा एक बबल क्रिएट हुआ था। इस बबल को हम अपनी टर्मिनोलॉजी में बुलविप इफेक्ट कहते हैं। सर रेपिटेटिव इफेक्ट भी समझ में आया? रेपिटेटिव इफेक्ट समझ में नहीं आया। रेपिटेटिव इफेक्ट क्या है? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक डिमांड बढ़ी है, ठीक है, ठीक है। अब ये डिमांड क्यों बढ़ी है मुझे ये समझना है। या तो कस्टमर बेस बढ़ गया, ठीक है ना। मैं एक इलाके में मेरी शॉप थी जहाँ मैं कॉफी सेल कर रहा था। पहले मैं 10 कॉफीज या 10 kg कॉफी पर डे सेल करता था।
अब मैंने अचानक 100 kg सेल करना शुरू कर दिया, तो ये इसलिए है कि इस इलाके के लोगों ने कॉफी ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिए, या ये इसलिए है कि एक दिन किसी के घर में कुछ मेहमान आ गए थे और उन्होंने कॉफी ज्यादा कंज्यूम कर ली, आगे वो ऐसी कंजम्पशन नहीं पैटर्न दिखाएंगे। तो अब बेसिकली रीजन है हमारी डिमांड के बढ़ने का, डिमांड हमारी बढ़ना है, डिमांड बढ़ी क्यों है? डिमांड बढ़ी है और रीजन समझना है कि ये बढ़ी क्यों। अगर हमने बगैर समझे इस अजम्पशन की बेस पे कि ये डिमांड परमानेंट रहेगी और हमने आगे ट्रांसफर करना शुरू कर दी, तो ये बुलविप बन जाएगा। अब एग्जांपल देते हैं आजकल के माहौल से, ठीक है ना। मास्क पहले क्या था, रूटीन यूज थी मास्क का, लेकिन किन के पास, हॉस्पिटल के पास, किन के पास, सर्जिकल स्टाफ के पास, किन के पास, लैब टेस्ट होने वालों के पास, ठीक है। बट इस वायरस की वजह से डिमांड बढ़ी, ठीक है। अब क्या ये डिमांड सस्टेन करेगी ओवर लाइफ? नो। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इंशाल्लाह हम इस वायरस से बाहर आ जाएंगे। तो ये बात रिटेलर ने भी समझनी है, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी समझनी है, होलसेलर ने भी समझनी है, मैन्युफैक्चरर ने भी समझनी है। क्यों? मैन्युफैक्चरर इस एडिशनल डिमांड की बेस में अपनी एक्सेस मतलब अपनी कैपेसिटी को ना बढ़ा ले। एक मैन्युफैक्चरर था जो 1000 मास्क पर डे बना सकता था, वो अचानक 1 लाख मास्क बनाना शुरू ना कर दे। क्यों? क्योंकि 3-4 महीने के बाद ये डिमांड फिर से सस्टेन हो जाएगी। जी जी हसन साहब फरमाइए। जी आप लोगों का जो सवाल है पूछिए भाई। सर एक चीज बताइए प्लीज, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमारी अगर है तो हम लोग का जो हमारा जो डिमांड फॉर सप्लाई है, अगर हमारा रिटेलर हमें बोल रहा है कि हम मुझे इतनी चीज चाहिए या इतना प्रोडक्ट चाहिए इस टाइम पीरियड पे, और हमारा हर नेचुरली नहीं है हमारा उस जगह, लेकिन फिर भी अगर हम देते हैं तो हमारी कंपनी को तो और प्रॉफिट ही है ना। बिल्कुल ठीक है। और अशरफ रसूल आप बताइए क्या सवाल था आपका? सर आपने बताया कि अगर ये जो पूरा प्रोसेस अगर रेपिटेटिव नहीं होगा तो उसे हम बुलविप इफेक्ट कहेंगे। जी जी आप और अगर रेपिटेटिव होगा तो क्या कहेंगे? प्रॉफिट इंक्रीजिंग डिमांड कहेंगे। मैं आपको फिर से ना इसको इसी एग्जांपल से ना समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आदमी एक चीज और है, एक मिनट, हाँ हसन एक मिनट मुझे बोलना तो मैं एक दफा ये फिर से समझा दूं ना, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो हम स्टार्ट करते हैं ना फिर से डिमांड जनरेशन। एक मॉम एंड पॉप शॉप है एक इलाके में, जो कि उस इलाके की चीजें या उस इलाके की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। हम मिल्क शॉप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिल्क शॉप है जो रूटीन में इलाके वालों को दूध और रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। एक दिन किसी के घर पे मेहमान आ गए और वो जो रूटीन में 1 लीटर या 1.5 लीटर दूध लेता था, वो अचानक 4 लीटर एक दिन उसने खरीद लिया। अब रिटेलर को ये समझना है कि ये मेरा जो कस्टमर है, इसने आज 4 लीटर दूध लिया है, लेकिन ये रूटीन में नहीं लेगा। और अगर 2-3 दिन रूटीन में ले रहा है तो इसका मतलब है कि अब ये डिमांड इसने बढ़ा ली है, इसके घर में कुछ ज़्यादा लोग रहने आ गए या इसकी कोई कंजम्पशन बढ़ गई है। तो हमें ये डिमांड का पैटर्न समझना। अगर हम ये डिमांड का पैटर्न नहीं समझ सकते ना, तो ये बुलविप बन जाता है। कैसे? हमने डिमांड का पैटर्न समझा नहीं और हमने आगे अपनी डिमांड्स बढ़ाना शुरू कर दिया। नतीजा क्या होगा? जब वो डिमांड आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगी ना, तो ये सारी इन्वेंट्री स्टक हो जाएगी हर पॉइंट ऑफ सप्लाई चेन। इसलिए इस फिनोमेना को बुलविप इफेक्ट कहते हैं। सर एक चीज बताइए प्लीज, जैसे आप बता रहे हैं कि हमें हमारी डिमांड आप मुझे जहाँ तक अंदाजा हो रहा है कि हम लोग की डिमांड एक स्टोर से अगर हम कंसीडर करें तो, लेकिन ये हम लोग अगर हमारा सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में हमारी डिमांड हाई है और एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, तो हमारा तो अफेक्ट तो अगर हमारी एक जगह पे हाई हो रही है तो हम तो चेंज करेंगे ना अपनी डिमांड। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ये समझना है कि जिस जगह पे या जिस इलाके में हमारी डिमांड हाई हुई है, ये हाई राइज इन डिमांड परमानेंट है या टेम्पररी, सिर्फ ये समझना। अगर ये परमानेंट है तो हमें उसको उस तरीके से कैटर करना है, और अगर ये टेम्पररी है तो हमें इस बात को समझना है कि ये टेम्पररी है, दिस इज नॉट परमानेंट। ठीक है जी जी शरिया।
जी शरिया कामरान बोले। सर अगर जो डिमांड है मतलब वो वक्ती तौर पर है, अगर हमने उसको नहीं समझा तो वो बुलविप इफेक्ट कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है छोटी सी सर डिमांड जो है सीजनल और सर हाँ जो शरिया रिक्वायरमेंट हमारी सीजनल अंदाज में बढ़ती है, फॉर एग्जांपल शादियों के सीजन में फर्नीचर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, या फिर सर्दियों के सीजन में गर्म कपड़ों की बढ़ जाती है, तो दिस इज ये जो फॉरकास्टिंग। सीजनल रिक्वायरमेंट्स में हाइप आती है वो इसमें बुल इफेक्ट नहीं नहीं नहीं, वो फोरकास्टिंग है। देखो वो सीजनल है ना, आप खुद कह रहे हो कि सीजनल है, ठीक है। तो सीजनलिटी किस चीज में हम बात करते हैं? सीजनलिटी की हम बात करते हैं फोरकास्टिंग में, ठीक है ना। इस दफा अगर सर्दी आई है, अगली दफा भी सर्दी आएगी, और अगली दफा सर्दी आएगी तो अगली दफा भी यही पैटर्न होगा चीजों का। दिस इज फोरकास्टिंग। और अगर अचानक, अब जैसे आपकी वाली एग्जांपल से ही बात करते हैं कि यार आज जैसे नॉर्मल वेदर है, अचानक जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाए, तो हम क्या उसको सीजनलिटी में लेंगे या बुलविप में लेंगे? वो बुलविप में आएगा। यार ठीक है, मेरा सीजन एंड हो रहा है, लेकिन ये अचानक हाइप क्यों आया मेरी डिमांड में? इधर ये टेम्पररी है या इधर ये परमानेंट रहेगा। अगर टेम्पररी है तो ये बुलविप है। जी कामरान शहरियार, और कोई सवाल? नहीं सर, बस थैंक यू, ठीक है। जिसका सवाल होगा वो प्लीज नोट कर लो अपने आप को। ठीक है, तो बुलविप इफेक्ट के कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से होते हैं, हमें ये देखना है। सबसे पहले तो बुलविप इफेक्ट का कंट्रीब्यूटर होता है डिसऑर्गेनाइजेशन। सप्लाई चेन के एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में डिसऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आपके पास डिमांड बढ़ी है और आपके सप्लाई चेन के एक पार्ट को पता है कि डिमांड क्यों बढ़ी है, बट उसने दूसरी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं किया, बताया नहीं। ये एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है बुलविप का, ठीक है। म्यूट कर लो आप अपने आप को, मेरी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आपकी सप्लाई चेन में सेल्स वालों को पता है क्या ये जो डिमांड आई थी ये थोड़े अरसे के लिए थी और ये आगे ट्रांसफर नहीं हो, तो ये एक कॉन्ट्रीब्यूटर होता है बुलविप का। फिर होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आपके डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन गैप है। हाँ कमान, नहीं सर, वो पहले ही हैंड रेस किया था। सर ये बुलविप तो हमारी सप्लाई की वजह से भी हो सकता है ना। सपोज किसी एरिया में हमारी सप्लाई नहीं पहुंच रही है, मिल्क की एग्जांपल में। बिल्कुल हो सकता है, ये अभी आगे आएगा। ये इसके जो रिकरेंसेस हैं वो क्यों हो सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की सर वजह से ये हो सकता है। बुलविप जो है ये फॉर द टाइम बीइंग होता है और इसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस हम सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग स्टडी करते हैं, मतलब उसके आगे फिर जब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो फिर उसके बाद इट्स फिनिश्ड। इट्स नॉर्मल, यस, इसीलिए इसको बुलविप कहते हैं, वरना तो ये फोरकास्टिंग में आ जाता ना, ठीक है। फिर आता है फ्री रिटर्न पॉलिसीज। जहाँ फ्री रिटर्न पॉलिसीज होती है ना, वहाँ पे अक्सर हमें डिमांड में हाइप या डाउन अचानक नजर आता है। कैसे? कस्टमर आता है, कस्टमर ओवर डिमांड करता है, हम कस्टमर को सर्व करते हैं, फिर कस्टमर यूज करता है और चेक करता है और फिर बाद में रिटर्न कर देता है यार फॉर द साइज, फॉर द कलर, फॉर द फैब्रिक मुझे आपका पर्टिकुलर आइटम पसंद नहीं है, ठीक है। तो फ्री रिटर्न पॉलिसीज भी बुलविप को एग्जैजरेट करती है। ऑर्डर बैचिंग, अब अगर आप लोगों में से किसी ने सप्लायर एंड पे काम किया तो आपको पता होता है कि कंपनी जनरली हर ऑर्डर को ऑन द स्पॉट डिलीवर नहीं करती। कंपनीज एक साइकिल में या 15 दिन तक या 20 दिन तक ऑर्डर्स को कलेक्ट करती हैं और उसके बाद एक साथ उसको डिलीवर करती हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर बैचिंग। लेकिन जहाँ पे ऑर्डर बैचिंग होती है वहाँ पे बुलविप का खतरा ज़्यादा होता है। कैसे? सप्लायर ने आपको एक ऑर्डर प्लेस किया, आपने टाइमली उसको पूरा नहीं किया, सप्लायर ने दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दिया इन एंटिसिपेशन कि जब तक आप ये सामान भेजेंगे तब तक अगली डिमांड जनरेट हो चुकी होगी और रियल टाइम में ये जनरेट नहीं होगी। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है बुलविप का। क्यों? क्योंकि सप्लायर तो कंटिन्यू डिमांड जनरेट कर रहा है इन एंटिसिपेशन कि कस्टमर्स भी उस तरीके से ही आएंगे, लेकिन अगर नहीं आए तो ये बुलविप हो गया। आजकल की एग्जांपल देख लें आप, जो शादी हॉल से या जो खाना बनाने वाले थे वो अपना रूटीन साइकिल में काम कर रहे थे, ठीक।
उनको पता था हमारे एंटिसिपेटेड है कि हमारे इतने ऑर्डर्स आएंगे, हम उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए एंटिसिपेशन में हम काम करते रहे। लेकिन एक वक्त के बाद अचानक जो ये ब्लॉक आया, इस ब्लॉक की वजह से पूरी सप्लाई चेन में इन्वेंट्री फुलफिल, ये कहलाता है ऑर्डर पैचिंग। फिर आता है प्राइस वेरिएशन, जहां आप डिस्काउंट्स भेजते हैं या डिस्काउंट्स अलाउ करते हैं, वहां पे कस्टमर का बाइंग पैटर्न थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है। कैसे? कुछ कस्टमर्स होते हैं कि जो डिस्काउंट्स का वेट करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या परचेज करने के लिए। तो हमें ये समझना है कि ये हमारे रूटीन कस्टमर्स नहीं है, ये वेट करते रहे और इन्होंने अब जब हमने डिस्काउंट दिया तो खरीदा है। तो हमारी जो डिमांड में अचानक रेज आया ना, इसे इसलिए आया कि हमने डिस्काउंट दिया। ये हमारे रियल कस्टमर्स नहीं है। और आखिरी डिमांड इंफॉर्मेशन, हम जनरली फोरकास्ट करते वक्त पास्ट डेटा पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं और पास्ट डेटा पे डिपेंडेबिलिटी की वजह से हम पैटर्न्स नहीं देख पाते। फॉर एग्जांपल अभी रमज़ान गर्मियों में आ रहा है, 6-7 साल बाद रमज़ान सर्दियों में आना शुरू हुआ, तो जो मशरूबात या बेवरेजेस की रिक्वायरमेंट करंट सिनेरियो में रमज़ान में है ना, वो बाद में नहीं है। ये बात समझनी है, और अगर ये बात समझ में आ गई तो आप अपने आप को बुलवेट से बचा लोगे। अगर नहीं समझ में आई तो यू विल बी टारगेट ऑफ बुलवेट। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि कस्टमर ने रिटेलर से 10 पीस मांगे, जो कि जनरली 1 पीस मांगा करता था। ठीक है, रिटेलर ने एंटिसिपेशन में डिस्ट्रीब्यूटर को डबल ऑर्डर कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को भी एंटिसिपेशन में डबल ऑर्डर कर दिया। रिक्वायरमेंट कितनी थी? 1 पीस से 10 पीस में 9 पीस एक्स्ट्रा रिक्वायर हुए थे। ठीक है, लेकिन ये बुलविप में मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया? 40। तो ये जनरली बुलविप इफेक्ट है। एक मिनट, आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी पार्टिसिपेंट्स अब आज का हमारा टॉपिक वेयर हाउस है। हमने कामरान बोलो बना देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर अपने पास से। कुछ लोग तो टारगेट करने के चक्कर में ज्यादा ऑर्डर बना देते हैं। तो सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोग जो टारगेट करने के चक्कर में मंथ एंड पे ज्यादा ऑर्डर बना देते हैं या ईयर एंड पे ज्यादा ऑर्डर बना देते हैं, तो वो इसका इफेक्ट किस चीज में आएगा फिर? वो भी उसका इफेक्ट बुलविप बनता है। अब हमने सबसे पहले बात की लैक ऑफ कम्युनिकेशन की, ठीक है ना। सेल्स डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं बताया कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग आ रही है ये सिर्फ टाइमिंग है, टेम्पररी है, ये पूरा महीना नहीं आएगी। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एंटिसिपेट किया कि जो 31 को आज ऑर्डर आए, ये फर्स्ट को भी आएंगे, सेकंड को भी आएंगे, थर्ड को भी आएंगे। तो ये ही बुलविप बनाता है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। नोट कर लो। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक टू डिस्कस वेयर हाउस है। हमने फैसिलिटीज कहा था। फैसिलिटीज किस चीज को कहा? फैसिलिटी हर उस चीज को कहा था, हर उस पॉइंट ऑफ सप्लाई चेन को कहा था कि जहाँ पे हम अपनी इन्वेंट्री रख सकते। तो वेयर हाउस हमारी फैसिलिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी फैसिलिटीज का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस का प्राइमरी मकसद क्या होता है? वेयर हाउस का सबसे पहला और प्राइमरी मकसद ये है कि आपको टाइम, प्लेस एंड यूटिलिटी पता है। रॉ मटेरियल्स के लिए, आपके इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, आपके फिनिश प्रोडक्ट के लिए, ये सब करना क्यों है? फिर कस्टमर थोड़ा सा तेज, प्लीज थोड़ा सा तेज। वेयर हाउसिंग करता क्या है? बेसिकली वेयर हाउस आपको टाइम एंड प्लेस दे रहा है, वक्त और जगह दे रहा है आपके रॉ मटेरियल्स को रखने के लिए, आपके इंडस्ट्रियल गुड्स को रखने के लिए, या आपकी फिनिश प्रोडक्ट्स को रखने के लिए। और ये क्यों चाहिए हमें, ये जरूरत क्यों है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट आए, हम प्रोडक्ट बना लें, लेकिन ये होगा मेक टू ऑर्डर। जहां भी मेक टू स्टॉक हमारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी होगी ना, वहाँ हमें वेयर हाउस की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि वी आर प्रोड्यूसिंग टू स्टॉक। हम बना रहे हैं स्टॉक करने के लिए, और स्टॉक करने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी? जगह की। एक ऐसी जगह की जहां हम अपने प्रोडक्ट सेफली रख सकें।
तो इस फिनोमिना को वेयर हाउसिंग कहते हैं। हमें अपना फिनिश प्रोडक्ट, अपना रॉ मटेरियल, अपने इंडस्ट्रियल गुड एक जगह रखने हैं अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस देने के लिए। जी काम है जी काम है, बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। कमेंट मैसेज करें आप, लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। खैर मैं आप लोगों के सवालों के जवाब, आप लोग सवाल की जगह रख लें ताकि हम डिस्कशन एंड में कर सकें, ठीक है। तो फिर वेयर हाउस का रोल क्या है, सही है। सबसे पहला वेयर हाउस का रोल तो ये है कि वो आपके लिए एक होल्ड करता है या आपके लिए स्टोर करता है चीज़ों। तो सबसे पहला आपका आसान वेयर हाउस का रिक्वायरमेंट क्या है कि क्या वेयर हाउस आपके लिए, सब पहले हैंड रेज किया था ना, ओके। तो सबसे पहला रोल वेयर हाउस का क्या है। वेयर हाउस का सबसे पहला रोल तो ये है कि सप्लाई चेन के अंदर जहाँ भी जिस भी पॉइंट पे आपको अपनी प्रोडक्ट्स रखनी है वो एरिया वेयर हाउस का है, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस क्या है। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस हैं, सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्टेशन, कंसोलिडेशन देता है, प्रोडक्ट फिक्सिंग देता है, क्रॉस डॉकिंग देता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटीजेंसीज देता है एंड स्मूथिंग देता है। सबसे पहले हम इन दो को डिस्कस कर लेते हैं, इन तीन को हम अभी डिटेल में आगे बढ़ेंगे। स्मूथिंग, आपकी पूरी सप्लाई चेन के अंदर जगह जगह ब्लॉक्स बन जाते हैं, कहीं इन्वेंट्री ज़्यादा होने की वजह से, कहीं इन्वेंट्री कम होने की वजह से। तो इसको स्मूथ करने के लिए, इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए आप वेयर हाउस, जिस भी पॉइंट पे आपकी प्रोडक्ट कम हो रही है आप वेयर हाउस से मंगवा लेते हो, जहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा हो रही है आप वेयर हाउस भेज देते हो। फिर कंटीजेंसीज, कोई ऐसा एबनॉर्मल फिनोमेना हुआ कि जिसको आपने फोर्स ही नहीं किया था, तो उस अनफोर्सीन इवेंट को केटर करने के लिए वेयर हाउस चाहिए। इसमें बाइस वर्षा हो सकता है, या तो आपने सोचा नहीं था कि आपको ज़्यादा इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आजकल जो इम्तियाज़ के हालात हैं कि हर कोई जाके डबल और ट्रिपल ऑफ रिक्वायरमेंट अपनी चीज़ें खरीद रहा है, तो क्या ये कंटीजेंसी इम्तियाज़ ने मॉनिटर की थी? अगर की थी तो भी, और अगर नहीं की थी तो भी, दोनों सूरतों में वेयर हाउस की जरूरत है। अगर की थी तो करंट कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए उसको वेयर हाउस चाहिए, और अगर नहीं की थी तो भी जो एक्स्ट्रा मंगवाया उसको कहीं रखने के लिए भी वेयर हाउस चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रॉस डॉकिंग, मिक्सिंग एंड कंसोलिडेशन। तो वेयर हाउस प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटिजेंसी दोबारा बताइएगा। कंटीजेंसीज बेसिकली हर वो चीज़ होती है या हर वो मसला होता है जो आपने फोर्सी नहीं किया, ठीक है। तो उस अनफोर्सीन इवेंट को कैटर करने के लिए आपको वेयर हाउस चाहिए होता है। आप अनफोर्सीन दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने कस्टमर आएंगे, ठीक है। तो जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और कस्टमर ज़्यादा आए तो आप डिमांड कैसे फुलफिल करोगे? अपनी इन्वेंट्री में से, और इन्वेंट्री कहाँ रखी होगी? वेयर हाउस में, ठीक है। और एक सिनेरियो ये है कि आपने डिमांड को फोर्सी किया था, इस केस में भी डिमांड को पूरा करने के लिए आपको वेयर हाउस की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपना सारा प्रोडक्ट रख सको और लोगों को टाइमली प्रोडक्ट पहुँचा सको। इन दोनों सूरतों में वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वेयर हाउसिंग हमें तीन अलग अलग सिनेरियोस प्रोवाइड करता है लोगों को टाइमली सर्विस देने के लिए। नंबर 1 है कंसोलिडेशन। छोटी स्मूथिंग का एक दफा दोबारा बता दीजिए प्लीज। स्मूथिंग ये है कि पूरी आपकी सप्लाई चेन में जगह जगह ब्लॉक्स बन जाते हैं, कहीं पे इन्वेंट्री ज़्यादा होने की वजह से। अब आप सप्लायर से लेके कस्टमर तक एक सप्लाई चेन को देखो, सप्लायर से लेके मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। किसी जगह इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई, आपने इन्वेंट्री पिक करनी है तो आप रखोगे कहाँ? वेयर हाउस में। और कहीं इन्वेंट्री कम हो गई, कम पड़ गई, आप देना चाहते थे, टाइमली प्रोवाइड करना चाहते थे, बट कम पड़ गई, तो आपको उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको कैटर करने के लिए भी वेयर हाउस चाहिए। आपके वेयर हाउस में इन्वेंट्री हो जिससे आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है।
तो बेनिफिट ऑफ वेयर हाउस यही है कि आप अपनी इन्वेंट्री को रख भी सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करता है, कस्टमर सर्विस लेवल को बढ़ाता है, और सर आपकी वो जो जो सप्लाई वेयर हाउसिंग के जो फंक्शन थे वो आपने सारे क्यों नहीं एक्सप्लेन किए? कंसोलिडेशन भी था और एक दो और थे। आप मुनीबा होंगी ना, यकीन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको मैं कंसोलिडेशन ही समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। मैं नीचे से स्टार्ट इसलिए किया कि वो जो 3 है ना उनके लिए आपको डायग्राम्स की जरूरत है, ठीक है। फिर हम आपकी सप्लाई चेन की कॉम्प्लेक्सिटी को, क्योंकि आपके नंबर ऑफ एसकेयूज बहुत बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल के ज़माने में, तो आपको इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए वेयर हाउस चाहिए। आप जस्ट इन टाइम पे आप लो इन्वेंट्री के साथ नहीं काम कर सकते ऐसे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में वेयर हाउस हमें क्या बता रहा होगा, आपकी बहुत सारी स्मॉल शिपमेंट्स को आप अपने वेयर हाउस में पहुंचाते हो और उस वेयर हाउस से वो कंसोलिडेट होकर एक बड़ी शिपमेंट बन के या तो रोड या शिप से ट्रांसफर की जाती है। इसकी एग्जांपल आपका करंट सी पोर्ट, आपके वेसल में मैंने आपको बताया था कि अंदाजन 3 से 3.5 हज़ार कंटेनर लोड किए जाते हैं। अभी 3-3.5 हज़ार कंटेनर कहाँ पे वेट करते हैं वेसल के आने का? एक वेयर हाउस में, बॉन्डेड वेयर हाउस। कैसे? जिसने भी सामान भेजना होता है शिप के जरिए वो उस वेयर हाउस में डिलीवर कर देता है, वेयर हाउस उसको जमा करके रखता है और जब शिप आता है तो शिप पे वो लोड कर दिया जाता है। इसी तरह जहाँ पे छोटी छोटी शिपमेंट्स जमा होके एक रोड के जरिए आगे जानी होती है तो वहाँ पे भी वेयर हाउस कंसोलिडेशन का पर्पस सर्व करता है। मींस छोटी शिपमेंट्स को जमा करके एक बड़ी शिपमेंट बना के आगे ट्रांसपोर्ट करना है। इसकी फायदे क्या है? नंबर 1 कॉस्ट, जितनी बड़ी शिपमेंट बढ़ती जाती है उतनी ही यूनिट कॉस्ट डाउन होती जाती है, पर कार्टन कॉस्ट, पर कंटेनर कॉस्ट, पर आइटम कॉस्ट आपकी डाउन होती है। और जितनी छोटी शिपमेंट्स आप बनाते हैं उतनी आपकी कार्टन कॉस्ट, कंटेनर कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जब बहुत सारी चीज़ें एक जगह जमा हो जाती हैं तो उसकी सिक्योरिटी करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन को आसान करना ज़रूरी बन जाता है। इसके बाद आता है क्रॉस डॉकिंग। क्रॉस डॉकिंग फैसिलिटी वेयर हाउस में क्या है? एक वेयर हाउस आप अलाइन करते हैं, उसको आप क्रॉस डॉकिंग वेयर हाउस कहते हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रखते हैं। एग्जांपल यूनिलीवर की जो क्रॉस डॉकिंग फैसिलिटी होगी वो शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, एवरीथिंग अपने वेयर हाउस में रखेगी और रिटेलर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक गाड़ी में मल्टीपल प्रोडक्ट लोड करके भेज दिया जाएगा। इसको कहते हैं क्रॉस डॉकिंग फैसिलिटी या क्रॉस डॉकिंग वेयर हाउस। मैकडॉनल्ड्स के केस में हमारा एक ही वेयर हाउस है जो कि हमारा रॉ मटेरियल, मतलब पैकेजिंग मटेरियल, हमारा पैटीज, हमारे फ्राइज सब रखता है। ये हमारी क्रॉस स्टॉक फैसिलिटी कहलाती है। अब उस वेयर हाउस से, जिसको हम वीनस का वेयर हाउस कहते हैं, वहाँ से अगर कॉर्निश या सीवी मैकडॉनल्ड रिक्वायरमेंट डालता है तो सीवी मैकडॉनल्ड सिर्फ पैटी की रिक्वायरमेंट नहीं डालता, वो पेट पाउडर की रिक्वायरमेंट भी डालता है, वो आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट भी डालता है, वो पैटीज की रिक्वायरमेंट भी डालता है, वो फ्राइज की रिक्वायरमेंट भी डालता है। तो एक कंटेनर में सब कुछ लोड करके भेज दिया जाता है। इस फैसिलिटी को क्रॉस डॉकिंग फैसिलिटी कहते हैं। एक ही डॉक हो वो, बट वो मल्टीपल आइटम्स को रखने और फैसिलिटेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी वजह या इसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि क्रॉस डॉक फैसिलिटी में ना एक ही प्रोडक्ट नहीं आती। हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ए भी आ रही है, प्रोडक्ट बी भी आ रही है, बट क्रॉस डॉक फैसिलिटी से जब वो बाहर निकली है तो एक ही कंटेनर में ए और बी प्रोडक्ट एक साथ रख के भेजी जा रही है। तो क्रॉस डॉक फैसिलिटी इसलिए इस्तेमाल है। और आखिर ये एक एग्जांपल है कि हम क्रॉस डॉकिंग को यूज़ करें और क्रॉस डॉकिंग के बगैर यूज़ करें। अब एक कंपनी है कि जिसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल स्टोर तक पहुंचाने थे। अगर क्रॉस डॉक फैसिलिटी ना हो तो क्या हो कि उसका एक कंटेनर अपने उसके वेयर हाउस से निकले और हर शॉप पे वो कंटेनर जाए। इससे नुकसान क्या होगा? नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी बहुत हाई हो जाएगी। नंबर 2, वो टाइमली सबको पहुंचा भी नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि बड़े कंटेनर्स को जनरली हर इलाके में हर वक्त जाने की इजाज़त नहीं होती, हर जगह अनलोडिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती और कई मरतबा ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंकर कर देता है। तो इसलिए हम क्रॉस डॉकिंग को यूज़ करते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे बड़े कंटेनर आके अपना प्रोडक्ट छोड़ दें और फिर छोटे गाड़ियाँ या छोटे कंटेनर्स उनको अकॉर्डिंग टू स्टोर रिक्वायरमेंट उनके पॉइंट ऑफ यूज तक पहुंचाएं। और आखिरी है ब्रेक बल्क। ब्रेक बल्क बेसिकली कंसोलिडेशन का ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। कंसोलिडेशन में क्या था? हम छोटे शिपमेंट्स को मर्ज करके बड़ी शिपमेंट बना रहे हैं, और ब्रेक बल्क में हम बड़ी शिपमेंट्स को तोड़ के छोटी शिपमेंट्स बना रहे हैं। क्यों?
नंबर 1 कि जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हर गाड़ी जा नहीं सकती। जैसे अपर हिल एरिया है, मरी है, अट्टाबाद है, वहाँ 40 फीट कंटेनर्स नहीं भेज सकते, तो आपको छोटी गाड़ियाँ 20 फीट 10 फीट की भेजनी पड़ती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कभी कभार आपकी शिपमेंट्स LCL आती है, लेस देन कंटेनर लोड। तो अगर एक LCL शिपमेंट आई है और वो बगैर वेयर हाउस के डायरेक्ट अगर पहुंची है तो आपकी शिपमेंट टाइमली नहीं पहुंच पाएगी। आपको वेयर हाउस चाहिए जहाँ पे वो शिपमेंट अनलोड हो, उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएं और आप अपनी शिपमेंट को लेके आगे निकल सकें। इस फैसिलिटी को ब्रेक बल्क कहते हैं। वेयर हाउस के वैल्यू एडिंग रूल्स क्या क्या? हमने कंसोलिडेशन, मिक्सिंग, सर्विस, कंटीजेंसी, स्मूथ ऑपरेशन तो समझ लिया, लेकिन इसके ट्रेड ऑफ एरियाज क्या हैं? अगर वेयर हाउसिंग ना हो तो क्या क्या हो? सबसे पहले आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई वेयर हाउस नहीं है, आपने जो प्रोड्यूस करना है वो कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाना है। फिर आपकी ऑर्डर फिलिंग साइकिल, ऑर्डर फुलफिलमेंट साइकिल बहुत स्लो हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने एक ही आइटम को पहले सब जगह भेजना है, फिर वो कंटेनर खाली होकर वापस आएगा, फिर आप दूसरी चीज भेज सकते हैं। आपकी लीड टाइम बहुत बढ़ जाए, आपके स्टॉक आउट बढ़ जाए, आपकी प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो। तो वेयर हाउसिंग में हमें बेसिकली ये समझना है कि हम 3 तरह के फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हमने किसको कहा था? आपकी 4 दीवारी में, आपकी प्रोडक्शन की, आपके वेयर हाउस की 4 दीवारी में जो भी फंक्शन अंदर यूज हो रहे हैं, इनको कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम। और आपकी 4 दीवारी से बाहर जो भी फंक्शन चल रहा है उसको कहते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली आपके मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं जो कि आपके वेयर हाउस में आके अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। इसके बाद आप उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्लांट पे शिफ्ट करते हो। इस पूरे सिनेरियो को हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होता है? आपके प्लांट से आप सर इनबाउंड लॉजिस्टिक प्लीज दोबारा से बता दें। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बेसिकली आपकी जो 4 दीवारी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी की, वेयर हाउस की, इसके अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन या जो भी चीजें काम कर रही हैं वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहलाएंगे। हमारे मल्टीपल सप्लायर्स हैं और मल्टीपल सप्लायर्स आपको मल्टीपल प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। इस सिनेरियो में आप अपने इनबाउंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम के जरिए आप रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं अपने प्लांट की। ठीक है, जो भी सप्लायर ने जो भी चीज भेजी है वो वेयर हाउस में आई और वेयर हाउस से आपके प्लांट तक पहुंची है। ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम कहलाता है। 1 मिनट, यहाँ पे फैकल्टी को इन्होंने मैंडेटरी किया है कि फैकल्टी ने जी फैजान बोले। जी फैजान बोले। आप लोगों को सवाल है अभी तक? जी फैजान बोले, आपकी आवाज। सर मुझे ये कहना था कि जो हमें सप्लायर यहाँ पे इनबाउंड में दे रहे हैं हमें, ये फाइनल प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल होगा? रॉ मटेरियल। थैंक यू। ठीक है। और आउटबाउंड में हम क्या भेज रहे हैं? आउटबाउंड में बेसिकली अपने प्लांट में जो भी चीजें बनाए वो आप डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट शिपमेंट के जरिए मार्केट तक पहुंचाते हैं। इस सिनेरियो को हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं। इनबाउंड आपकी फैसिलिटी के अंदर, आउटबाउंड आपकी फैसिलिटी से बाहर। वो ये ऑटोमेटिक आईटी का सॉफ्टवेयर इनका उठा रहा है, वो मुझे पता भी नहीं चल रहा। ओके सर, थैंक यू। जी शैरिश, 8 o'clock Zoom पे लॉगिन करना है। जो लॉगिन करेगा बताइए उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक। अभी देखो ये अटेंडेंस आपको आवाज आ रही है शैरिश? यूनिवर्सिटी का काम है जिसका इन्होंने टीचर के पास से अटेंडेंस को खत्म कर दिया। इन्होंने कहा है कि हेलो सर। जी शैरिश, हमारे सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। सर मुझे ये पूछना था कि इनबाउंड मतलब ये कि सप्लायर्स से लेके जो प्लांट तक रॉ मटेरियल वाला पोर्शन होगा वो इनबाउंड होगा, और आउटबाउंड में ये होगा कि प्लांट से जो फिनिश प्रोडक्ट बन के मार्केट तक जा रहा है वो आउटबाउंड कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आपकी 4 दीवारी के अंदर जो भी काम हो रहा है, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की 4 दीवारी से बाहर जो भी काम। ठीक है।
अब इसके बाद दो तरह की मिक्सिंग या कंसोलिडेशन वेयर हाउस करता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि हमने क्रॉस डॉकिंग समझी। क्रॉस डॉकिंग में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम प्रोडक्ट मिक्सिंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एक वेयर हाउस में जमा हो रही है और उसको एक मल्टीपल तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप भेज रहे हो। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्सिंग। एक प्लान, अब आप इस एग्जांपल में देखें तो डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं और डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। कस्टमर W चाह रहा है सिर्फ मुझे ABC प्रोडक्ट मिले और कस्टमर Z चाह रहा है कि मुझे ABCDE सारे प्रोडक्ट मिले। इस सिनेरियो में हमें वेयर हाउस कंसोलिडेशन का पर्पस सर्व करता है और इसके जरिए हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट पहुंचाने को आसान बनाते हैं। फूड पांडा फॉर एग्जांपल, फूड पांडा आपके लिए कंसोलिडेशन कर रहा है। आपने जो भी चीज़ मंगवाई आपको आपके पॉइंट पे पहुंचा दी, रिगार्डलेस कि वो कहाँ से उठती है और कैसे आनी। और एक चीज़ होती है सप्लाई मिक्सिंग। सप्लाई मिक्सिंग में वेयर हाउस क्या करता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बन जाता है। एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बन जाता है। आपको दो मटेरियल है और दो वेंडर्स हो और आपके प्लांट को रिक्वायरमेंट है ABCD सारे प्रोडक्ट्स की एक साथ। तो वेयर हाउस बेसिकली उन दो रॉ मटेरियल्स को और बाकी जो दो सोर्सेज है इनको मिला के एक जगह से आपके पास प्लांट पे पहुंचाता है। ये भी कंसोलिडेशन है, लेकिन दिस इज कॉल्ड सप्लाई मिक्सिंग, क्योंकि इसमें सप्लाईज भी हो सकती हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, पैकेजिंग भी हो सकती है। अब एग्जांपल है क्या, आपने दो रॉ मटेरियल मंगवाए लेकिन उनकी पैकेजिंग डिफरेंट है, आपको प्लांट पे बल्क पैकेजिंग में चाहिए, ह्यूज पैकेजिंग में चाहिए, तो वेयर हाउस में वो सामान आता है और बल्क पैकेज होके आपके प्लांट तक या आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट तक पहुंचता है। इसके बाद हम बात करते हैं वेयर हाउसिंग के बेसिक डिसीजंस के। देखो वेयर हाउस दो तरह के, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। अब आपने ये सोचना है कि मैं पब्लिक वेयर हाउस में जाऊंगा या प्राइवेट में, और ये क्यों सोचना है। हर कोई प्राइवेट वेयर हाउस चाहेगा या हर कोई पब्लिक वेयर हाउस चाहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप पब्लिक वेयर हाउस कब ऑक्यूपाई करते हो कि जब आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है या आपकी जो कॉस्टिंग है वो पर कार्टन डिफर कर रही होती है। आप प्राइवेट वेयर हाउस कब वो करते हो जब आपकी कॉस्टिंग पर कार्टन नहीं होती, पर प्रोडक्शन होती है। इस बात को समझ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दूं। जैसे कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके जनरली वेयर हाउसेज प्राइवेट होते हैं, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो जनरली पब्लिक वेयर हाउस को ऑप्ट करते हैं। क्यों? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं, थोड़े अरसे के लिए उनको वेयर हाउस चाहिए होता है और थोड़े अरसे के बाद वो वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें ये समझना है कि हमारे पास दो और चीज़ें भी हैं डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स के अंदर, कि हमें सेंट्रलाइज वेयर हाउस रखना है या डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस। सेंट्रलाइज वेयर हाउस क्या होता है कि जितने भी वेयर हाउसेस होते हैं उन सबकी इन्वेंट्री एक जगह पे शो हो रही है। और डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस कौन से होते हैं कि जो हर कोई अलग अलग अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करे। इम्तियाज के केस में सर जनरली एक जगह पे शो हो रही होती है मींस मतलब सेंट्रलाइज्ड का दोबारा बता दें एक दफा। सेंट्रलाइज वेयर हाउस बेसिकली होता क्या है कि आपके, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इम्तियाज है, इम्तियाज के पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 33-34 वेयर हाउसेज हैं, लेकिन ये ऑल सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज कैसे? इन सब की इन्वेंट्री एक इन्वेंट्री डिपार्टमेंट मेंटेन कर, जो कि या तो कराची ऑफिस में बैठा है या लाहौर ऑफिस में बैठा है, ठीक है। बट डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस ये आपने जोन्स कर दिए, आपने शहर डिवाइड कर दिए कि कराची के वेयर हाउस का लाहौर के वेयर हाउस से कोई ताल्लुक नहीं है, या कराची के अंदर ही जोन 1 के वेयर हाउस का जोन 2 के वेयर हाउस से कोई ताल्लुक नहीं है। जोन अब इम्तियाज है, उसके तकरीबन इस वक्त 13-14 आउटलेट हैं, तो अब उन आउटलेट्स की रिक्वायरमेंट क्या सेंट्रलाइज जा रही है या डिसेंट्रलाइज जा रही है? वो हर आउटलेट का अपना अलग से वेयर हाउस है, तो ये डिसेंट्रलाइज है। उसके नफे नुकसान का, उसकी कमी पेशी का वो अकेला वेयर हाउस जिम्मेदार है। बट अगर सेंट्रलाइज वेयर हाउस है तो हमें पता है कि हम कोई भी रिक्वायरमेंट डालें वो हमें किसी भी जगह से पूरी होगी। मैकडॉनल्ड्स के केस में वी हैव सेंट्रलाइज वेयर हाउस। हमारे 4 वेयर हाउसेज हैं लेकिन चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर इन्वेंट्री कहीं से भी शो होती है तो किसी भी वेयर हाउस से फुलफिल की जा सकती है, चाहे वो नज़दीक हो, चाहे उसके पास इन्वेंट्री हो, उसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फिर हमें ये समझना है कि हमारे वेयर सर हाउसेज की प्राइवेट और साइज, पब्लिक वेयर हाउस का बताएंगे दोबारा? बिल्कुल बताएंगे। प्राइवेट एंड पब्लिक वेयर हाउस को समझने के लिए हम टाइप्स ऑफ वेयर हाउस देख ही लेते हैं एक दफ़ा। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज में हमारे पास प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं। प्राइवेट वेयर हाउस कौन से होते हैं कि जो कंपनी ने खुद ओन किए होते हैं। एक अगर लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनी है तो उसने अपना खुद का वेयर हाउस परचेज किया हुआ है, ठीक है।
तो वो प्राइवेट वेयर हाउस है। उस वेयर हाउस के अंदर लेक्सन के अलावा किसी और का मटेरियल नहीं रह सकता। वो खुद ओनरशिप है उसकी, वो मैनेजमेंट उसकी खुद की है, सिक्योरिटी उसकी खुद की है, ठीक है। ये एक कंस्ट्रक्शन होती है। जनरली फार्मर्स जो होते हैं फील्ड्स के पास, होलसेलर, रिटेलर्स या बिजनेस सेंटर या मैन्युफैक्चरर होते हैं फैक्ट्रीज के पास इस तरह के वेयर हाउसेस परचेज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। कंपनीज बनाती हैं और जिनको भी सूट करता है वो बनाते हैं। प्राइवेट वेयर हाउस बेसिकली ये है कि ये ओन्ड वेयर हाउस होता है। इसकी नफा नुकसान का मैनेजमेंट का, सिक्योरिटी का कंपनी जिस कंपनी ने परचेज किया या बनाया वो खुद जिम्मेदार होती है और वही उसको मैनेज कर रही होती है। उस पे कई और प्रोडक्ट नहीं रखा जाता। लेकिन पब्लिक वेयर हाउस बेसिकली एक बिजनेस है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास 1000 एकड़ जमीन थी तो मैंने पब्लिक वेयर हाउस बनाया। अब उस वेयर हाउस में मैं बाउंड नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हूँ 6 महीने का, तो 6 महीने में उसका माल ही रख सकता हूँ। या मैं मल्टीपल कंपनीज के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे उस वेयर हाउस में मल्टीपल कंपनीज का सामान रहेगा। ये पब्लिक वेयर हाउस, इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसकी पेमेंट होती है, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पर कार्टन इसकी पेमेंट की जाती है। बेसिकली कि आप एक कंपनी है और आपको 1000 कार्टन रखने हैं तो मैं आपको एक कोड भेज दूंगा कि 1000 कार्टन की पर कार्टन 100 रुपये कॉस्ट होगी महीने की। तो ये पब्लिक वेयर हाउस कहलाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जाते हैं। ये जनरली जो कंपनीज बहुत अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए यूज करती हैं और इसमें बेसिकली इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सर ये जो MNP है ये पब्लिक वेयर हाउस है? MNP पब्लिक वेयर हाउस है जी। नेता बोलिए। दोबारा बता दीजिए। पब्लिक प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक प्राइवेट वेयर हाउस पूछ रही हैं आप या पब्लिक वेयर हाउस पूछ रही हैं? सेंट्रलाइज पूछ रही थी। सेंट्रलाइज एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का पर्पस समझाता हूँ मैं आपको। इम्तियाज की एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें। इम्तियाज का बहादुराबाद का स्टोर है, उसको अगर चावल की रिक्वायरमेंट है, अगर सेंट्रलाइज वेयर हाउस है ना तो वो अपने सर्वर पे जाएगा और रिक्वायरमेंट डाल देगा कि भाई मुझे 10 बोरी चावल चाहिए। अब उसको कोरंगी वाला वेयर हाउस फुलफिल करता है या लांडी वाला वेयर हाउस फुलफिल करता है या क्लिफ्टन वाला वेयर हाउस फुलफिल करता है, ये डिसीजन इम्तियाज बहादुराबाद का नहीं है। ये डिसीजन है उस डिपार्टमेंट का जो इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है, ठीक है। okay. ये है सेंट्रलाइज वेयर हाउस, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग क्या है कि बहादुराबाद का इम्तियाज सिर्फ कोरंगी वेयर हाउस पे ही रिक्वायरमेंट डाल सकता है। बहादुराबाद का सर ये सेंट्रलाइज परचेजिंग की वजह से ही होता है, क्योंकि सेंट्रलाइज परचेजिंग होगी वो किसी भी वेयर हाउस में और कहीं से भी इनको नहीं, इसका ताल्लुक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज परचेजिंग से नहीं। जिस तरह सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज परचेजिंग कंपनी का डिसीजन होता है, इसी तरह सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस कंपनी का डिसीजन होता है। इस डिसीजन के अंदर क्या बात होगी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कंपनी है कि जो रॉ मतलब नॉन फ्रोजन प्रोडक्ट पे रख रही है और फ्रोजन प्रोडक्ट पे रख रही है, ठीक। अगर वो डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस पे चली जाती है, मींस हर आउटलेट के लिए उसका एक अलग से डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस में चली जाती है, हर आउटलेट के लिए उसका एक अलग वेयर हाउस है, तो क्या होगा? अब इम्तियाज बहादुराबाद है, इसके पास फ्रोजन प्रोडक्ट भी है, नॉन फ्रोजन प्रोडक्ट भी है। तो अगर डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस है तो उसको हर वेयर हाउस में फ्रोजन फैसिलिटी भी देनी है और नॉन फ्रोजन फैसिलिटी भी देनी है, ठीक है ना। बहादुराबाद का इम्तियाज है, वो सिर्फ कोरंगी के वेयर हाउस को ही रिक्वायरमेंट डाल सकता है और ये डिसेंट्रलाइज की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसीलिए कंपनीज करती हैं सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग के। सर मुझे कंफर्म किएगा कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में क्या ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है या फिर? बिल्कुल करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे करता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे करता है। और दूसरी चीज क्या इससे कॉस्टिंग पे कोई इम्पैक्ट आता है? कॉस्टिंग पे जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। सेंट्रलाइज वेयर हाउस जिसका होता है ना उसकी कॉस्टिंग जनरली लो होती है। क्यों? क्योंकि अब मुझे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ना किसी भी पैरामीटर की जरूरत नहीं है। इम्तियाज बहादुराबाद ने सपोज रिक्वायरमेंट डाली कि मुझे मशरूम के कैन चाहिए। कराची में किसी के पास भी मशरूम के कैन नहीं थे, लाहौर में थे। तो सेंट्रलाइज होने की वजह से लाहौर को रिक्वायरमेंट चली जाएगी कि आप मशरूम के कैन भेजिए। इससे फायदा क्या हुआ? कस्टमर सर्विस लेवल मेरा नीचे नहीं आया। थोड़ी सी कॉस्ट ऊपर नीचे होगी कि लाहौर से कराची आएगा या कराची से लाहौर जाएगा तो फर्क तो आएगा, बट कस्टमर सर्विस लेवल मेरा मेंटेन रहा। इसी की जगह अगर मेरा डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस होता तो इम्तियाज बहादुराबाद से रिक्वायरमेंट डाल सकता कोरंगी के वेयर हाउस को, और कोरंगी का वेयर हाउस मना कर देता कि भाई मेरे पास
मशरूम के कैन नहीं है। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वेयरहाउस में ये बात समझना जरूरी है कि आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ बिजनेस और कितनी रिक्वायरमेंट आपके पर डे ऑर्डर कितने जनरेट होते हैं ये भी देखना है। बहादुराबाद के इम्तियाज का और डिफेंस के इम्तियाज का वॉल्यूम भी फर्क होगा, डिफेंस के इम्तियाज का, गुलशन के इम्तियाज का वॉल्यूम भी फर्क होगा। तो सेंट्रलाइज वेयरहाउस होने से आपकी लेबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी कायम रहती है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे पब्लिक प्राइवेट वेयरहाउस की। प्राइवेट वेयरहाउस तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंपनी ने अगर अपना खुद का वेयरहाउस रखा हुआ है तो वो प्राइवेट वेयरहाउस है। पब्लिक वेयरहाउस बेसिकली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आप एक एरिया खरीद के उस पर अपना सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रख के उसको पब्लिक वेयरहाउस बना सकता है। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसकी ओनरशिप होती है, इसकी सिक्योरिटी ओनर की जिम्मेदारी होती है, जो सामान रख रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। फिर आता है गवर्नमेंट वेयरहाउस। पब्लिक वेयरहाउस का एक्सटेंडेड वर्जन गवर्नमेंट वेयरहाउस होता है। ये वो वेयरहाउस है जो गवर्नमेंट ने ओन किया और गवर्नमेंट उनको मैनेज कर रही है सेंट्रल या स्टेट लेवल पर। ठीक है, इसकी एग्जांपल सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, या स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल वेयरहाउस को ओन करती है। जनरली ये फार्मिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, गन्ने को, इनको स्टोर करने के लिए जो होते हैं, कंपनीज को ये जनरली नहीं देते। फिर आता है बॉन्डेड वेयरहाउस। बॉन्डेड वेयरहाउस बेसिकली एक टाइप ऑफ वेयरहाउस है जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो रख सकते हैं। जनरली ये पोर्ट्स के पास होते हैं, पोर्ट्स के करीब होते हैं। आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट की और आपने बॉन्डेड वेयरहाउस में रख दी, आपको फ़ायदा क्या हुआ? आपने उस प्रोडक्ट की ड्यूटी नहीं पे करनी, और आप अपनी प्रोडक्ट को बॉन्डेड वेयरहाउस से तभी छुड़वा सकते हैं कि जब आपने ड्यूटी पे कर दी। इसकी वजह, इसकी ज़रूरत, जनरली कुछ चीज़ें पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ऐसी इंपोर्ट होती हैं कि जिनकी ड्यूटीज़ बहुत हाई हैं, 100%, 200%, 300% ड्यूटीज़ हैं। तो कस्टमर मंगवाता है और फिर कंज्यूमर का वेट करता है। जनरेटर्स फॉर एग्जांपल, कस्टमर इंपोर्ट करते हैं, बॉन्डेड वेयरहाउस में रखते हैं, फिर कंज्यूमर का वेट करते हैं। जैसे कंज्यूमर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, वो ड्यूटी पे करके रिलीज करवा देता है। इस टाइप ऑफ वेयरहाउस को बॉन्डेड वेयरहाउस कहते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं कि जिनको डिज़ाइन किया गया है ताकि मूवमेंट ऑफ गुड्स आसान हो सके, आप रिसीविंग और ऑर्डर फुलफिलमेंट अच्छी तरीके से कर सकें, और आप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को एक्सेस कर सकें। और आखिरी वेयरहाउस आता है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आप लोगों के सवाल जवाब भी करता हूँ। फिर आता है क्लाइमेट कंट्रोल वेयरहाउस। ये वो वेयरहाउस हैं कि जिनके अंदर हम जनरली क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट रखते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल वेयरहाउस जनरली सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल वेयरहाउस नहीं होते, ह्यूमिडिटी कंट्रोल वेयरहाउस भी होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंट्रोल वेयरहाउस, ग्रीन इफेक्ट जिनको ग्रीन हाउसेस कहते हैं। तो इस टाइप के वेयरहाउस उन प्रोडक्ट के लिए होते हैं जिनके लिए स्पेशल हैंडलिंग नीड होती है। अब आप लोग मुझसे सवाल जवाब करें। सर, जो आपने ये बॉन्डेड वेयरहाउस का बताया था, इसमें कस्टमर ने अपना आइटम मंगवा लिया और वेयरहाउस में रख दिया। अब जब कंज्यूमर का ऑर्डर आएगा तो कस्टमर ने तो एक बल्क क्वांटिटी मंगवाई होगी ना, कंज्यूमर का ऑर्डर तो इतनी बल्क क्वांटिटी में नहीं होगा। नहीं, सिंगल पीस भी आप निकाल सकते हैं। और जरूरी नहीं है आपने अगर 100 पीस मंगवाए तो आपको बॉन्डेड से 100 के 100 पीस एक ही वक्त में रिलीज कराने। आप एक एक की ड्यूटी पे करते जाएं, एक एक रिलीज कराते जाएं। ओके सर। और कोई सवाल? सर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स क्या बताया था आपने? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बेसिकली हमने अभी जो क्रॉस टॉकिंग के वक्त समझा कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे हर कंपनी आके अपना सामान रखती है, सही है। ऐसे जैसे साया है, एचएम साया है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर है। यूनिलीवर अपना सारा प्रोडक्ट लाके डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर में डंप करती है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रिटेलर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फुलफिल करते जाते हैं। सर, अटेंडेंस हमारी ऑनलाइन खुद ही मार्क हो जाएगी या फिर आप लेंगे अटेंडेंस? अटेंडेंस का जो मुझे अभी इन्होंने इन्फॉर्म किया है वो यही किया है कि अटेंडेंस को टीचर्स के पोर्टफोलियो से निकाल दिया। अब जो लोग आज ऑनलाइन थे या जो लोग जूम पे ऑनलाइन आए या जो लोग टेस्ट, मुझे नहीं पता कि VLE या जूम किसकी बेस पे, लेकिन हाँ जो ऑनलाइन हैं उनके अटेंडेंस ऑटोमेटिकली आपका स्टूडेंट फैसिलिटेटर काउंटर मार्क कर लेगा। हमारे CR का है, दोनों मेल और फीमेल CR बिल्कुल चुप बैठे हैं आज। खैरियत तो सर, जो स्टार्ट से ऑनलाइन है सिर्फ उन्हीं की मार्क होगी या जो बीच में ज्वाइन करेंगे उनकी भी हो जाएगी? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, ना मुझे कुछ बताया गया। मैं जब उससे अटेंडेंस का पूछा तो उन्होंने कहा अटेंडेंस जो है अब स्टूडेंट फैसिलिटेटर काउंटर का मसला है, आपका मसला नहीं है।
जी वलीद, और किसी का कोई सवाल? सर यहाँ तक हमारा सेशन एंड हो गया अभी। जी अभी सेशन में। ओके सर सर, अब थैंक मुझे ये यू। बताएं, सर मुझे ये जी बताएं बताइए। कि हर क्लास में 7 बजे से 7:30 क्विज और असाइनमेंट का सेशन होगा, और फिर उसके बाद 8 से इतने बजे तक आप फिर जूम पर आएंगे। हर क्लास में 8 अब से ऐसे ही होगा? देखो, मैं देखे मुनीफा, 8 से 9:15 जूम होगा, जी ये कंफर्म है, ठीक है। ठीक है। अब हर क्लास में टेस्ट और क्विज नहीं हो सकता, क्विज और असाइनमेंट नहीं हो सकता, तो हम जी किसी क्लास में केस स्टडी कर लेंगे, किसी क्लास में कोई लर्निंग कोई चीज़ पढ़ लेंगे, कोई वीडियो देखने को दे दूंगा, उसके हिसाब से सवाल पूछ लूंगा। मकसद ये है कि आप लोगों को 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक इंगेज रखना है वीएलई। अच्छा, तो अब यानी कि अगर क्विज होगा भी तो, जैसे आज आपने अचानक से कहा कि क्विज है, तो अब ये सरप्राइज ही होगा मोस्ट प्रोबेबली अब। जी ठीक है, सही है। तो मिड का ठीक है, कुछ थैंक ऐसा यू पता सर। नहीं है सर अभी? होंगे, कंफर्म होंगे, कब होंगे ये नहीं पता। ओके। ठीक है, चलो टेक केयर गाइस। फिर अगर कोई सवाल जवाब हो तो हम उसको तो सर व्हाट्सएप पे मिड्स में भेज। वही चैप्टर्स इंक्लूड होंगे जो आपने प्रीवियसली कराए थे, या जो आज कराया है ये भी इंक्लूड हो जाएगा? जो भी चीज़ होगी मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, मुझे अभी तो कुछ नहीं पता। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।